नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव और आप सभी लोग देख रहे हैं इस वक्त इंडिया डेली लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन भारत डेली लाइव पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। संचार मंत्रालय ने अब स्मार्टफोन कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने की जरूरत खत्म कर दी है। पहले यह नियम बनाया गया था कि हर नए स्मार्टफोन में यह ऐप पहले से मौजूद हो ताकि लोगों को साइबर सुरक्षा में मदद मिले। मंत्रालय का कहना है कि ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह बनाया गया है। सरकार ने बताया है कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब इसे फोन में पहले से डालना जरूरी नहीं है। हालांकि नागरिकों को ऐप डाउनलोड कर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि साइबर ठगी या किसी संदिग्ध कॉल संदेश की शिकायत आसानी से की जा सके। श्रीनगर के कख्याम इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज अचानक आग लगने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आग कैसे लगी इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया है कि लपटें बहुत तेज थी जिसकी वजह से घरों को काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति क्या है ये जानने के लिए प्रशासन की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। बिजनौर के जिला अस्पताल में चूहों द्वारा मरीज के खाने को कुतरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल था, जिसे इंडिया डेली लाइव ने प्रोमिनेंटली दिखाया था। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है और तुरंत चूहों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इंडिया डेली लाइव की तरफ से यह बड़ी पहल की गई थी। अस्पताल के वार्डरों में रेड पेपर लगाया गया है ताकि चूहों को जल्दी से पकड़ा जा सके। स्टाफ भी लगातार निगरानी कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। फिलहाल जिला अस्पताल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसे हालात दोबारा नहीं होंगे। इसके लिए नियमित सफाई और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ये बड़ी खबर का असर हुआ है। इंडिया डेली लाइव ने ये खबर बार बार चलाई है और हर एक पहलू के बारे में इसके बारे में बताया है और प्रशासन से लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी जसीर बिलाल वानी को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। तस्वीरें साफ दिख रही है कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में अंदर ले जाया गया है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट से जसीर की हिरासत बढ़ाने की मांग की है ताकि उससे और भी ज्यादा पूछताछ की जा सके। अदालत ने एनआईए की इस मांग को स्वीकार करते हुए जसीर की कस्टडी 7 दिन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी से अभी तक कई अहम जानकारियां मिलनी बाकी हैं। मामला संवेदनशील होने की वजह से सुरक्षा भी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की है। इस बैठक में 2026 के चुनावों की तैयारियों पर खास चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि वो अपने प्रयास और तेज करें और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। पीएम मोदी ने एसआईआर प्रोसेस को एक जरूरी सफाई अभियान बताया है और कहा है कि पार्टी को संगठन और कार्यशैली दोनों स्तरों पर मजबूत बनाना होगा। उन्होंने सांसदों से केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार जुड़े रहने और सरकार के कामकाज को सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को भी कहा है। बैठक को बेहद रणनीतिक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायगढ़ के महाड़ में नगरपालिका मतदान प्रक्रिया के दौरान एनसीपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार मारपीट हो गई है।
आरोप है कि इस रोड के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता विकास भरत गोगावले को रिवॉल्वर दिखाया, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई है। इसी बीच सुशांत जबरे और उनके साथियों के साथ भी मारपीट हुई है और उनकी कारों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। मामले की शिकायत एनसीपी के सुशांत जबरे ने की है, जिसके आधार पर महाड़ पुलिस स्टेशन में विकास भरत गोगावले समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान के जरिए स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कोपारगंज के होनहार क्रिकेटर अरमान पठान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिला और विभागीय मुकाबलों में शानदार खेल दिखाने के बाद अरमान का चयन महाराष्ट्र U14 स्कूल क्रिकेट टीम में हो गया है। महाराष्ट्र राज्य खेल एवं युवा निदेशालय पुणे ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। अरमान की लगातार अच्छी बल्लेबाजी, खेल तकनीक और शांत स्वभाव ने चयनकर्ताओं का खासा उनको प्रभावित कर दिया है। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनका रास्ता साफ हो गया है। अरमान ने कहा है कि महाराष्ट्र की ओर से खेलना मेरा सपना था और इस मौके के लिए मैं अपने परिवार, चयन समिति और सुदर्शन क्रिकेट अकेडमी के कोच रिजवान पठान सर को दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दिसंबर में राजस्थान के सीकर में होने वाली 59वीं राष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र टीम तैयारी कर रही है और अरमान से अहम योगदान की उम्मीद भी जताई जा रही है। इंडोनेशिया में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने हालात बेहद खतरनाक कर दिए। यहां मरने वालों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है। कई गांव पूरी पानी में डूब चुके हैं और कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उन इलाकों में हुआ है जहां अचानक पहाड़ टूटकर आबादी पर गिर पड़ा। राहत और बचाव टीमें लगातार लोगों को निकाल रही हैं, लेकिन तेज बारिश काम में बड़ी रुकावट बन रही है। प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। कोलकाता में 32,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों के लिए एक बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस अभिजीत गोपाध्याय को उस फैसले का पलट दिया जिसमें इन सभी की नौकरी खतरे में पड़ रही थी। अदालत ने साफ कहा है कि जो टीचर बेगुनाह है और किसी भी करप्शन में शामिल नहीं है, उन्हें अधिकारी की गलती की सजा नहीं मिल सकती। पिटिशनर आशीष कुमार चौधरी ने भी इससे सही फैसला बताया और कहा है कि अब ये सभी टीचर अपनी नौकरी जारी रख सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि उन्हें खुशी है कि इतने सारे परिवार फिर से सुरक्षित हो गए हैं और टीचर अपनी सेवा जारी रख पाएंगे। মানবিক দিক থেকে এবং অভিজিৎ গাঙ্গুলি সেই সময় এই রায়টি দিয়েছে। আমার কোনো কথা কারোর সম্বন্ধে বলার নেই। টিচাররা জাস্টিস পেয়েছে এবং তাদের পরিবারগুলো সেভ হয়েছে। কথায় কথায় কোর্টে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়া এটা তো ঠিক নয়। আমাদের চাকরি দেওয়া দরকার, খেয়ে নেওয়া দরকার। আজকে রায় একটা কথা বলা হয়েছে যে আগের যিনি রায় দিয়েছিলেন সেটা বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এবং যে তদন্ত করা হয়েছিল সেটা ঠিক হয়নি। আজকে ডিভিশন বেঞ্চ এটাও বলেছে বিচারের মতো বলবে, বিচারকে আমরা শ্রদ্ধা করি। সুতরাং আমি সবচেয়ে খুশি যে আমার চাকরিরত ভাই বোনেরা তাদের চাকরিটাকে সুরক্ষিত করতে পেরেছে।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खदान के विस्तार को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। SECL की अमेरा खदान के बाहर सैकड़ों गांव वाले जमा हुए और उन्होंने खदान बढ़ाए जाने का विरोध किया है। इसी दौरान भीड़ ने अचानक पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कई लोग लाठी, गुलेल और कुल्हाड़ी तक लेकर आए थे। हमले में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालात को काबू करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भेजा गया है। अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक ने बताया है कि गांव के कुछ लोगों को पहले ही मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कई अभी भी मुआवजा लेने से इनकार कर रहे हैं और खदान का काम रोक रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और बातचीत से समाधान निकालने की लगातार अपील कर रहा है। प्रशासन यहाँ SECL अमेरा में परसोड़ी कला गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि वो आगे कोयले खनन की अनुमति नहीं देंगे करके। इस संबंध में जब हमने बातें की तो ये पता चला कि 2016 में ही यहाँ का भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ ग्रामवासियों के द्वारा भू अर्जन कार्रवाई के पश्चात अपना मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है और कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। गुजरात के महिसागर जिले में एक हादसे के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। लुनावड़ा सतमपुर हाईवे पर रफाई गांव के पास एक कार नीलगाय से टकरा गई। टक्कर की सूचना मिलते ही सतमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो कार के अंदर से अफीम की भूसी के कई बैग बरामद हुए। माल की कीमत करीब 87 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार से अफीम की भूसी के साथ एक मोबाइल फोन और वाहन का नंबर प्लेट भी जब्त कर लिया है। अब ये जांच की जा रही है कि अफीम की ये खेप कहां से लाई जा रही थी और किसे पहुंचाई जानी थी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली में आज एयर पोल्यूशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा। NSUI समेत कई संगठनों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि दिल्ली NCR का AQI लगातार खराब हो रहा है और हालात दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत सख्त कदम उठाने की मांग की है और उनका कहना है कि केवल कागजी योजनाओं से बात नहीं बनेगी, जमीन पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। लोगों ने साफ कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। देवेंद्र ने कहा है कि ये केवल शुरुआत है और उन्होंने रुकावट को पूरा करने के भी कड़े निर्देश दिए हैं। देवेंद्र 19 साल के वेदभूमि देवव्रत महेश रेखे की श्री दत्तात्रेय मठ में सम्मानित किया गया है। देवेंद्र ने हाल ही में श्री वल्लभ राम शालिग्राम सागवेद विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद की मध्य दिनी शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंडक्रम प्राणायाम को सिर्फ 50 दिनों में बिना किसी रुकावट के पूरा करके रिकॉर्ड बना दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। देवव्रत ने कहा है कि ये केवल शुरुआत है और उन्होंने अपने गुरु के चरणों में सेवाएं देने और वेदों के अध्ययन में और भी ज्यादा हासिल करने का संकल्प व्यक्त किया है। उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की और उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने जुलूस निकालकर अपनी समस्याएं और मांगों को सामने रखा है। उन्होंने बताया है कि रोडवेज बसों में उन्हें अक्सर परेशान किया जाता है और कई बार चालक उन्हें बस में चढ़ने से मना कर देते हैं। इस मुद्दे को लेकर दिव्यांगों ने ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है और अपनी समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। दिव्यांगों का मामला ये है कि हम 2003 दिसंबर को काला दिवस मनाते हैं। काला दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे विकलांगों के साथ बहुत अनदेखी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं करता है। जब तक एक भी विकलांग हमारा दुखी रहेगा देश प्रदेश में, हम काला दिवस मनाते रहेंगे क्योंकि हम विकलांगों के साथ
इतना अन्याय देखी हो रही है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता। तो ये थी भारत डेली लाइव की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।